नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का अध्याय दूसरा आप लोग का क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो भैया अम्ल क्षारक लवण जो अध्याय आप लोग का एकदम जबरदस्त तरीका से पूरे अध्याय को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग को क्या करना, इस वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा। अब कहेंगे सर काहे देखेंगे, अरे भैया जब तक नहीं पूरा देखेंगे तब तक समझेंगे कैसे, पूरा अध्याय आप लोग का कंप्लीट कैसे होगा। इसलिए इस वीडियो को जो है ना पूरा देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इस तरीका से पढ़ाने वाले हैं ना कि भैया सोच लो कि आपका स्टडी यहीं पे वीडियो देखते देखते हो जाएगा, बिना नोट्स बनाए आप इसको गर्दा छुड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस करना क्या है, पूरा वीडियो को वॉच कर लो भाई, पूरा वीडियो को वॉच कर लो, मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं जी। शुरू करें, चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसको एकदम बेहतरीन तरीका से समझा देंगे, समझने के लिए आप लोग बस तैयार हो जाओ। एकदम जबरदस्त तरीका से, एकदम फनी वे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस अध्याय में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो अम्ल के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्षारक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद लवण के बारे में जानेंगे, है कि नहीं जी। चलो भाई शुरू कर लेते हैं और पूरा अध्याय एक ही वीडियो में समाप्त होगा, तगड़ा वाली बात है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, अम्ल के बारे में। क्या जान लेते हैं, अम्ल के बारे में। अब पूछेंगे सर अम्ल क्या है, अम्ल जो है क्या है सर, अम्ल कैसा होता है सर, कैसे टेस्ट करेंगे। अम्ल बोले तो एसिड, ठीक है, अम्ल बोले तो एसिड। देखो अब आप लोग समझ जाएंगे, एसिड सुनते ही आप कहेंगे हाँ एसिड तो जानते हैं, बैटरी में भी एसिड डाला जाता है सर, बाथरूम जो हम लोग साफ करते हैं ना उसमें भी एसिड डाला जाता है। और हाँ एक और बात बताते हैं, एसिड को जब चखिएगा ना एसिड खट्टा होता है। किताब कहता है क्या, इसका जो स्वाद होता है ना, अम्ल का स्वाद, वो क्या होता है, खट्टा होता है। मेरे भाई गलती से भी बाथरूम वाला एसिड चेक मत करना टेस्ट के लिए कि हाँ सर बोले हैं खट्टा होता है, थोड़ा जी पे लेके टेस्ट करते हैं, जी गला देगा, क्योंकि आपको पता नहीं एसिड के बारे में। एसिड खतरनाक भी होता है कि नहीं। अगर मुंह पे किसी को एसिड, ओरिजिनल एसिड फेंक दो ना तो मुंह जल के जो है नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए गलती से भी एसिड को टेस्ट नहीं करना। लेकिन एसिड का जो स्वाद होता है खट्टा होता है। बहुत सारे फल वगैरह में भी एसिड पाया जाता है कि नहीं। जो इमली वगैरह खाते हैं ना उसमें भी एसिड पाया जाता है, सेब खाते हैं ना उसमें भी एसिड पाया जाता है, केला खाते हैं ना उसमें भी एसिड पाया जाता है कि नहीं जी, है कि नहीं। इमली खान खट्टा लगता है ना उसमें भी एसिड पाया जाता है, इसलिए वो एसिड अलग हो गया, ठीक है। एसिड का भी बहुत प्रकार होता है ना भाई, तो इसलिए बाथरूम वाला एसिड कभी भी गलती से जी पे मत लेना, जी खदक के नीचे आ जाएगा, फिर जुबान से आप बोल नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या समझेंगे, एसिड को सबसे पहले एसिड के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है। अब आपको बता ही दिए कि एसिड को टेस्ट नहीं करना है, तो सर कैसे पता चलेगा ये एसिड है। उसके लिए एक तरीका है। क्या तरीका है, जब इसमें नीला लिटमस पत्र डालिएगा ना वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब जब नीला लिटमस पत्र को एसिड में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये एक प्रखनली है। प्रखनली में देखिए एक नीला लिटमस पत्र है, ठीक है, नीला लिटमस पत्र है, और उसको जब एसिड में डाला गया, जैसे एसिड में डाला गया तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया, ये लाल हो गया। क्या हो गया, ये लाल हो गया, है कि नहीं भाई। अच्छा, ये जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे है CH3COOH, एसिटिक एसिड, और यहाँ पे है सिट्रिक अम्ल C6H8O7, ठीक है। ये सब जो है एसिड ही है। क्या है, ये सब एसिड ही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक एसिड और सिट्रिक अम्ल, ये सब क्या है, एसिड ही है। तो एसिड के बारे में इतना ही आप लोग को जानना है, ठीक है, इतना ही आप लोग को जानना है कि सर अम्ल का जो है स्वाद जो होता है खट्टा होता है, और नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। और ये जलीय विलयन में जब जाता है तो H+ आयन देता है। ओके, उदाहरण के लिए ये सब आप लोग लिख सकते हैं। याद रखने के लिए आप लोग क्या याद रखें, अनिल याद रखना है, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा, अ से अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल, और ये जो है नोहरसिकर से क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है, और लाल,
जब अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डाला जाता है तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और यहां से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ओके, तो बताओ अम्ल आप लोग को समझ में आया कि नहीं है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल ये नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है, और ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो इमली, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना कि भैया अगर ये एसिड वाला बोतल है, बाथरूम वाला एसिड, कभी भी आप ट्राई नहीं कीजिएगा। ये है नहीं, ये पानी का बोतल है, ठीक है, आप ट्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका खदका के जी नीचे कर देगा। ओके, तो फल वगैरह में भी एसिड पाया जाता है। इमली में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। टर्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टर्ट्रिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। केला हो गया, इमली हो गया, अंगूर हो गया, जब इसको खाइएगा ना तो खट्टा लगेगा। इमली भी खाइए खट्टा लगेगा, ये भी खाइए खट्टा लगेगा, लेकिन केला में आपको बुझाता नहीं है कि खट्टा है, लेकिन आपका दांत जो है थोड़ा कोत हो जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका जो है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये जो है विनेगर, ठीक है, विनेगर जो होता है घर में बना सिरका, ये विनेगर जो होता है क्या किया जाता है, जब हलवाई के पास जाइएगा ना भैया, तो छेना बनाता है, रसगुल्ला बनाता है ना, दूध को फाड़ के बनाता है, तो उसमें क्या करता है, विनेगर डाल देता है, दूध फट जाता है, ठीक है, दूध फट जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं क्या, ये बिच्छू का डंक, ठीक है, बिच्छू का डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, जिसको मिथोनोइक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिथोनोइक अम्ल बोला जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। ओके, अम्ल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग ये देख लेते हैं, दूध और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है। देख रहे हैं ना, दूध पी रही है, ठीक है, यहाँ पे दही है, मन है खाने का तो आप लोग खा लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये जो है नींबू, नींबू का नाम सुनते हैं जी से पानी गिर जाता है लोग को। आपको गिरा, नहीं गिरा, चलो भाई कोई नहीं। तो अम्ल, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, चींटी में फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथोनाइक अम्ल कहा जाता है। इसको देखो, टमाटर में जो है, टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और बिच्छू में मिथोनोइक अम्ल, कौन सा, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मिथोनोइक अम्ल पाया जाता है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे पूरा का पूरा चीज हम आपको समझाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एक दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला जो है यहीं से पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग को याद हो गया, इमली में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में एसेटिक अम्ल होता है, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, या आप याद रखेंगे मिथोनोइक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे है दोनों में से कोई नाम दे देगा, या फॉर्मिक अम्ल दे देगा या मिथेनोइक अम्ल दे देगा। ओके, दूध दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी में, वही चींटी दो बार आ गया क्या, चींटी और बिच्छू, ठीक है, चींटी और बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल, या इसी को बोला जाता है मिथेनोइक अम्ल। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक और हम भी समझ लेते हैं, यहाँ पे सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल किसको कहते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, इसके बारे में समझिए। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में होता है, उसे हम लोग सांद्र अम्ल बोलते हैं। मतलब इसको देखो, इसमें अम्ल जो है अधिक रहता है, मतलब स्ट्रोंग हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रोंग। अब तनु अम्ल, इसमें क्या होगा, इसमें अम्ल की जो मात्रा होगी कम होगी और जल की मात्रा जो होगा अधिक होगा। स्ट्रोंग एसिड और एक होता है वीक एसिड, सीधी सी बात समझो, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में जो एसिड होगा वो अधिक होगा, और तनु अम्ल में क्या होगा, एसिड की जो मात्रा होगी वो कम होगा। तो आप अम्ल के बारे में समझ गए, एक एक पॉइंट आप लोग समझ गए ना, क्योंकि यही सब बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा जितना आप लोग को बताए। और ये वाला जो लिस्ट आप लोग को बताए, ये वाला लिस्ट आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इससे 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ओके, आइए अब हम लोग समझ लेते हैं क्षारक के बारे में। क्या समझ लेते हैं, क्षारक के बारे में। अम्ल में क्या देखे आप लोग, अम्ल का जो है स्वाद खट्टा होता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये होता है ना। तो इसका स्वाद कैसा होता है, जो क्षारक होता है ना, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है।
वो और उसमें पढ़े थे नीले लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसमें आपने याद रखने के लिए आपको बताए थे अनिल, क्या पढ़ाए थे आप लोग को, अनिल। अ से अम्ल, ठीक है, अम्ल, और नौहर्षिकर से समझो नीला और लाल, ठीक है, ये बताए थे। अब यहां पे देखो क्या है, ये लाल लिटमस पत्र को जब डालिएगा तो क्या कर देगा, वो नीला कर देगा। देखो यहां पे छ से समझना है क्षारक, ल से लाल और नी से नीला, मतलब लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। ओके, और ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ये जो है जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अम्ल में तो H प्लस आयन देता है। ओके, अब देखो उदाहरण के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आप लोग को, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH और यहाँ पे NH4OH है, अमोनियम, ठीक है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और यहाँ पे देखो, अब देखो क्षार और क्षारक अलग होता है, ठीक है, क्षारक के बारे में समझ गए, सेम उसी के अपोजिट है कौन, अम्ल और क्षारक। अम्ल में मैंने आप लोग को बताया था कि अम्ल का जो स्वाद होता है क्या होता है, खट्टा होता है। और ये क्या करता है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। देखिए सिंपल सी बात, अगर भोज भात खाने के लिए जाइएगा ना, गलती से सब्जी यहाँ पे लग जाए, उसको धोने जाइएगा ना, धोइएगा किस चीज़ से, साबुन से। साबुन होता है क्षारक उसमें, और जैसे धोइएगा ना पहले लाल होगा तब जाके छूटेगा, समझे। तो ये कर देता है लाल। और इसमें जो है H प्लस आयन देता है क्या चीज़ में, अम्ल में, लेकिन इसमें OH माइनस आयन होता है। उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ समझ गए। अब कुछ जगह जो है क्षार मिल जाएगा आपको देखने के लिए। क्षार जो होता है क्या होता है, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। जल में जो घुल जाता है ना क्षारक, उसी को बोला जाता है क्षार, ठीक है। याद रखना आप लोग, यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लेना कि क्षार जो है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं सूचक। अब देखो ये सूचक क्या होता है, सूचक क्या होता है, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है और इसका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। जो सूचक होता है ना, उसमें जैसे कि आप मान लिया जाए, ये पानी में जो है हम दूध मिलाए, अब इसको में कैसे पता चलेगा पानी कितना है, दूध कितना है, तो इसका आता है वो मीटर, चेक कर लेते हैं इसमें इतना पानी मिला हुआ है। तो अब जैसे एसिड की बात करें, एसिड को तो हम मुंह में लेके चेक नहीं करेंगे, सर उनका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए हम पहले चेक कर लेंगे कि अम्ल है कि क्षारक है। उसके लिए ही एक सूचक बनाया जाता है, जिससे पता चलता है ये अम्ल है और ये क्षारक है। ओके, सूचक जो है 3 प्रकार का होता है। सूचक जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक प्राकृतिक बोले तो नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, कृत्रिम सूचक और संश्लेषित सूचक या गंधीय सूचक। तीसरा कौन सा हो गया, गंधीय सूचक। आइए पहले सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक को समझ लेते हैं। वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक है। अब देखो उदाहरण के लिए समझ लो, लिटमस पत्र जो है अम्ल के संपर्क में आता है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, और क्षारक के संपर्क में जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जैसे कि हल्दी का हम बात करें, हल्दी क्या हो जाता है, पीला। अम्ल के संपर्क में जैसे आया वो क्या हो गया, पीला, और उसके बाद क्षारक के संपर्क में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कृत्रिम सूचक, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है सूचक, उसी को बोला जाता है कृत्रिम सूचक। ओके, आ जाओ भाई। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब रसायन कौन बनाया, मानव बनाया है, कृत्रिम बोलो या मानव द्वारा निर्मित बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं क्षारक। देखो ये क्षारक है और ये क्या, अम्ल है। ओके, उदाहरण के लिए आप लोग समझ लो, फिनोल्फथेलिन जो होता है, फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज, जब ये क्षारक के संपर्क में आता है, ठीक है, ये जब क्षारक के संपर्क में आता है क्या हो जाता है, ये नीला हो जाता है, ठीक है, इसका जो है रंग नीला हो जाता है। और ये जब मेथिल ऑरेंज आता है अम्ल के संपर्क में तो क्या हो जाता है, ये रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है या उदासीन हो जाता है, सीधी बात समझो, जिसका कोई रंग नहीं होता है। कृत्रिम सूचक में समझ गए आप लोग। आगे हम लोग देखते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है, जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे ही गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, प्याज का रस,
ठीक है। जैसे अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, मतलब गंध जो है इसका बढ़ जाएगा। और जैसे ये क्षारक के संपर्क में आएगा कोई गंध नहीं होगा। उसी प्रकार से वेनेला, ठीक है, वनेला जो है इसके जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो कोई बदलाव नहीं होगा और कोई गंध नहीं होगा अगर क्षारक के संपर्क में आया। लौंग का तेल ये भी समान ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा और कोई गंध, क्षारक के संपर्क में भी आएगा तो कोई गंध नहीं होगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के बारे में अभी तक आप लोग पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं पढ़े? अम्ल और क्षारक के बारे में जितने भी पॉइंट्स था वो क्लियर हो गया। ओके, अब हम लोग जो है अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब क्या करेंगे, धातु को अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इससे पहले मैंने आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो पढ़ाया था उसमें भी बताए थे और यहाँ पे भी सीख लीजिए। अम्ल के साथ जब अम्ल के साथ जब धातु का अभिक्रिया होता है, अम्ल के साथ जब धातु का अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, वो लवण बनता है और H2 गैस जो है उत्पन्न करता है। अगर वही क्षारक के साथ जब किसी धातु का रासायनिक अभिक्रिया होता है या अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण बनाता है, मतलब नमक, और H2 गैस निकलता है। यहाँ देखो ये अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया और ये धातु क्या हो गया, जिंक हो गया, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड बन गया। क्या बना, जिंक क्लोराइड। और जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। और H2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षारक है। ये क्या है, क्षारक है। और ये क्या है, धातु है। जिंक जो है क्या है, धातु है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ इसके साथ तो Na2ZnO2 बन गया, मतलब ये जो बन गया क्या बन गया, लवण बन गया। क्या बन गया, लवण बन गया। और H2 हाइड्रोजन गैस निश्चित हुआ। अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते हैं, लवण बनता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। और उसी प्रकार से इधर भी आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा, अगर क्षारक के साथ जब किसी धातु का अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। इतना ही आप लोग को लिखना है। तो ये माइंड में आप लोग को सेट हो गया होगा, अम्ल और क्षारक को जब किसी धातु से अभिक्रिया करवाया जाए तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ जाओ भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब ये देख लो, परखनली है। क्या है? परखनली है। और ये इस परखनली में जो है दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले गए हैं। ठीक है, दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाले गए और इसमें जो है ये जो बन रहा है यहाँ पे देखो, ये परखनली में, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। और ये प्रखनली से धीरे धीरे करके कहाँ आया, ये कहाँ आया, ये आया पानी में। जो पानी जो था वो पानी कौन सा था, साबुन का विलयन था। साबुन का विलयन बोले तो क्षारक, ये क्या था, क्षारक था। क्या था, क्षारक। और क्षारक जैसे इसमें मिला, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आया और क्षारक में जैसे ही मिला तो इससे क्या हो गया, बूंद हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकलने लगा। जब बुलबुले निकलने लगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोमबत्ती देता है तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो यही लिखाया गया हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होता है। यही था इसमें, और कुछ ज्यादा तो है नहीं। चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट, जिसको धातु बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया अम्ल के साथ, अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, तो कहेंगे सर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो याद रखना ये भी साथ में कि जब क्षारक को किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और इससे पहले मैंने आप लोग को लवण और क्षारक दोनों कंप्लीट करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक को, ठीक है, अम्ल और क्षारक को धातु कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ, जिसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अम्ल के साथ करेंगे, अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल और धातु कार्बोनेट। ठीक है, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पे क्या होता है, लवण बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। तो याद है ना, याद है कि ना, वो पहले ये प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले जो मैंने बताया आप लोग को, जब अम्ल प्लस धातु रहता है, मतलब रासायनिक अच्छा इसको मिटा के हम आपको पूरा लिखवाते हैं। देखो जब धातु प्लस अम्ल कर दो या अम्ल प्लस धातु करो, को बात बराबर है, तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और जब क्षारक रहेगा, क्षारक प्लस क्षारक और धातु रहेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है, सवाल क्या है, यहाँ पे जो सवाल है कि धातु अम्ल व क्षारक को धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराया जाए, सिंपल सी आप लोग ये गुत्थी याद करो, धातु को धातु को नहीं, अम्ल को, ठीक है, अम्ल को जब धातु कार्बोनेट से, ठीक है, धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या होगा, लवण भी आएगा। ठीक है, लवण तो याद ही रखना, लवण आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और क्या होगा, और जल बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। ये गुत्थी आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब देखो, दोनों चीज याद रखने का एक ही तरीका है भाई। अगर धातु कार्बोनेट के साथ करे या धातु कार्बोनेट के साथ करे या धातु बाइकार्बोनेट के साथ करे, सेम प्रोसेस होगा, उसमें भी लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल का निर्माण होगा। बात समझ में आ रहा है ना। उससे पहले जो सिर्फ धातु से करेगा तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। ये चीजें हैं। ओके, तो एक एक चीज को हम लोग समझ लेते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको पूरा का पूरा चीज लिख ही दिए हैं तो आराम से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो भाई, यहाँ पे देखो, अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करवाते, देखो अम्ल है, धातु कार्बोनेट है, तो इधर निर्माण क्या हुआ, उत्पादन क्या हुआ इस चीज का, लवण का और कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। ये क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O किसका सूत्र है, जल का। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, सेम वही प्रोसेस, लवण आएगा, लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। और कुछ है इसमें जी, नहीं ना, नहीं है ना। चलो ये चीज समझ में आ गया। आप लोग पूरा का पूरा एक एक चीज समझ लेना तो याद रखने के लिए। चलो भाई, इसको थोड़ा सा हम इधर करवाते, क्योंकि जो पूछा जाता है ना वो चीज पे हम एक बार और फिर से कर लेते। देखो, जब यहाँ पे हम वो चीज लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जब क्षारक, पॉइंट टू पॉइंट जानिए, जब क्षारक किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जब ये दो पॉइंट याद हो गया, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने इससे पहले पढ़ाया आप लोग को। जब अम्ल प्लस
धातु, धातु में क्या था भाई, अरे हट ना, नहीं हटेगा यहां से, रुको, इधर जो था क्या था, धातु कार्बोनेट, ठीक है, क्या था, धातु कार्बोनेट से जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे लवण बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, H2O, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट के साथ किया जाए वही चीज होगा, ठीक है, अम्ल धातु बाय कार्बोनेट रहेगा तो फिर वही प्रक्रिया आ जाएगा, कौन सा, लवण बनेगा सर, और क्या बनेगा सर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ही बनेगा, ठीक है। ये चीजें याद रखना है और ये चीज याद रख लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ओके, आ जाओ भाई, इसको हम मिटा लेते हैं। अब यहां पे हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। ओके, आ जाओ, यहां पे क्या है, क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जो क्षारक है धातु और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के साथ, चूने के पानी में प्रभावित किया जाए तो पानी जो है क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है ना, हाँ चलो, यहाँ पे क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने का पानी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी है, उसके साथ जब प्रवाहित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। मतलब पानी जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, H2O, ये क्या हो गया, जल हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, तो ये चीज याद रखना है, क्षारक जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्ल जब इस दोनों के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जल बनाता है, H2O बनाता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं, अम्ल व क्षारक के एक दूसरे के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल और क्षारक को, जब अम्ल प्लस क्षारक को अभिक्रिया करवाते हैं, क्षारक को अभिक्रिया करवाते हैं तो ये जो होता है क्या होता है, उदासीनीकरण, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, और इधर क्या होगा, लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा भाई, लवण और जल बनेगा। ओके, यही चीजें हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया, क्षारक हो गया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl क्या हो गया, नमक हो गया, मतलब लवण, और H2O क्या हो गया, जल हो गया। सिंपल सा था, ठीक है, पूरा का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अम्लों की प्रबलता, अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। प्रबलता मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत कितना है, स्ट्रॉन्ग ही बोला जाता है, ठीक है। प्रबलता मतलब होता है कि ताकत कितनी है, सीधी बात समझो। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, कितना प्रतिशत है। ओके, अम्ल व क्षारक की प्रबलता मतलब ताकत हम एक सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक और सार्वत्रिक सूचक द्वारा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये pH स्केल हुआ, सीधी सी बात समझो, यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। ये जो होता है pH स्केल, ये अनेक सूचक का मिश्रण होता है, और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करता है। जो किसी भी अम्ल की सांद्रता अगर जानना है कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, तो उसके H+ आयन से पता चलता है या OH- आयन से पता चलता है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखो, जब यहाँ पे ये जो है 1 से लेके
अगर 6 तक रहे, कोई भी आ जाए तो वो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा। ठीक है, अगर अम्लीय होगा, ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, अल्कलाइन, अल्कलाइन हो जाता है क्षारक। ठीक है, ये क्या हो जाता है, क्षारक। ठीक है, और ये जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या हो जाता है, उदासीन। ये क्या हो जाता है, उदासीन। अब यहाँ पे इस स्केल में जो दिखाया गया है, ठीक है, इस स्केल में दिखाया गया, अगर गौर से देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर है यहां से लेके थोड़ा थोड़ा करके यहां तक है, मतलब ये इसमें क्या दिखा रहा है, H+ की जो है सांद्रता को दिखाया जा रहा है कि कहां तक। हालांकि इस पूरे स्केल में देखा जाए तो सभी जगह कहीं ना कहीं एसिड है, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे है, उससे कम यहां पे है, धीरे 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 करके कम हो जाता है। और OH- आयन जो है ये भी यहां तक है, लेकिन यहां तक आता है तो ये धीरे 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 करके कम होते जा रहा है, तो इधर से ये धीरे धीरे होते हुए कम होता है। यहां पे क्या होता है, ये उदासीन हो जाता है। तो यही होता है, पीएच का मान अगर 7 हो तो समझिए उदासीन है, अगर पीएच का मान अगर 7 से कम हो तो समझिए अम्लीय है, अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो समझिए क्षारीय है। ओके, आइए आगे हम समझते हैं। अब बताओ भाई, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो है पीएच का क्या महत्व है ये समझते हैं। हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है ना, 7 से लेके 7.8 तक पीएच मान होता है। अगर इससे कम हुआ या ज्यादा हुआ तो समझो कोनो बीमारी होगा। ओके, कोनो बीमारी आपको हो गया है। वर्षा के जल का अगर पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो समझो कि अम्लीय वर्षा वो कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। हमारे मुंह के अंदर जो होता है ना, मुंह जो चबाते हैं लार उड़ होता है, वो मुंह का जो है पीएच मान 5.5 होता है, सॉरी 5.5 से कम होने पर दांत जो है क्या हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है। जिसके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो उसका दांत जो है टूटने लगता है। ठीक है, मधुमक्खी के जो डंक होते हैं, मधुमक्खी के डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। मधुमक्खी जो अगर काट ले ना तो देखिएगा लहरना शुरू हो जाएगा। उसी पे क्या कीजिए, आप पहले साबुन से धो लीजिए, क्षारीय आ जाएगा तो आपका दर्द जो है खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ओके, चलो भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं लवण के बारे में समझो। जब अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक होता है, जब अभिक्रिया करवाए तो क्या हुआ, NaCl मतलब नमक और जल। ओके, अब देखो यहाँ पे लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से जो है रसायनों का, कौन कौन से रसायनों का निर्माण होता है ये समझ लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस सभी टॉपिक को अभी हम लोग समझेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ लेते हैं, बहुत आसान है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है NaOH होता है, इसका निर्माण के लिए समझ लीजिए। सोडियम क्लोराइड को जब जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो है सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ये क्या हो गया, H2O जल हो गया। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से उसमें क्या करेंगे, करंट देंगे, विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये दो गैस उत्पन्न होता है, समझिएगा। अब क्लोरीन कहां पे उत्पन्न होगा और हाइड्रोजन कहां पे उत्पन्न होगा, ये चीज समझो। एनोड पर जब रहे तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा, और कैथोड पर जब रहे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। और कैथोड के पास, जो कैथोड होता है उसके पास जो है NaOH का विलयन बनता है। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है, कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। अब उपयोग देख लो, उपयोग जो क्लोराइड होता है, क्लोरीन, जल की जो ये जो होता है क्लोरीन, ठीक है,
ये जल की स्वच्छता और पीवीसी पे निर्भर करता है। ये जल को साफ करने के लिए H2 जो है ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ग्रीस हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है इसका। ओके, तो आई होप सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग समझ गए, उसका सूत्र क्या होता है NaOH। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लोरीन देखो ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, और ये क्या है, क्लोरीन है। जब इस दोनों के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का जो है सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब इसके उपयोग को भी समझ लो। उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन है, लेलून जिसको बोलते हैं, के साफ के लिए, उसको साफ करने के लिए, जो कपड़ा साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, ठीक है, पीने के पानी में रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का, विरंजक चूर्ण का। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा NaCl, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और NH3 जो है अमोनिया। ठीक है, इसलिए ये लिख दिए ताकि आप लोग को याद रहे। ये सब चीज़ तो जान ही रहे, इतना देर से बता ही रहे। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब ये नया आ गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अमोनिया। और NH3 रहे तो अमोनिया, जब NH4 आ जाए तो अमोनियम हो जाता है। ठीक है, NH4Cl, और यहाँ पे देखो NaHCO3, ये जो होता है दुर्बल होता है। क्या होता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक है। ओके, अब देखो बेकिंग सोडा का जो है, बेकिंग सोडा जो होता है NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया को जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तब जाके बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, ये रहा आपका, ये क्या हो गया, अमोनियम हो गया, और ये क्या हो गया, NaHCO3, ये क्या हो गया आपका, बेकिंग सोडा हो गया। ओके, आगे आते हैं। जब खाना पकाते समय जब इसको गर्म किया जाता है तो खाना पकाते समय जब गर्म करने पे क्या होता है, ये देखो ये क्या है, बेकिंग सोडा है। ये क्या है, बेकिंग सोडा है। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस, सॉरी H2O मतलब जल, ये क्या बन जाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब इसकी उपयोग की अगर हम लोग बात करें, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेकिंग सोडा और टैट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा और टैट्रिक अम्ल को मिला के बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं कि बेकिंग सोडा को ही बोल दीजिएगा बेकिंग पाउडर कहते, नहीं, बेकिंग सोडा को टैट्रिक अम्ल मिला के बनाया जाता है बेकिंग पाउडर। और ये एंटीसीड का एक संगठक भी है। एंटीसीड मतलब हो गया गैस वगैरह में जो होता है, गैस पेट में बन गया तो मतलब उसको बेकिंग पाउडर जो है पिला दीजिए तो गैस भी क्लियर हो जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग इनो वगैरह पीते हैं उसमें भी ये चीज़ें पाया जाता है। अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। वो जो सिलेंडर देखते होंगे, ट्रेन वगैरह में जाइएगा या बस और में देखिएगा तो रेड वाला एक सिलेंडर रहता है, वो जहाँ आग लग जाता है वहाँ छोड़ दीजिए तो उससे क्या हो जाता है, आग बुझ जाता है। उसमें भी बेकिंग सोडा रहता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं धोने का सोडा, कपड़ा धोने वाला। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा आप लोग। निर्माण जो होता है सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10H2O, ये जो क्रिस्टलीकरण हो गया मतलब जल के अणु को बताना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। सीधी बात समझो, तो यहाँ पे जो है जल है, जल का अणु कितना यहाँ बता रहा है, 10 है, तो मतलब 10H2O। तो यहाँ पे समझो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने से क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। ओके, तो ये जो आपका सूत्र हो गया Na2CO3 10H2O, ये आपका हो गया धोने का सोडा का सूत्र। ओके, अब इसके उपयोग का बात करें, या इसका निर्माण कैसे हुआ समझ में आया। सोडियम कार्बोनेट
ये जो है Na2CO3, और उसके बाद क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब जल के अणु को बढ़ाया जाता है जब, तो उसे ही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ओके, सीधी सी अगर आप लोग समझते हैं तो कांच उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका होता है। घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है, जब कपड़ा में दाग, जिद्दी दाग लग जाए ना, जब वो पाउडर से नहीं छूटे, निरमा पाउडर से, तभी वाला घस दीजिए। ओके, आइए, जल की अस्थाई कठोरता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या देखते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पॉप भी बोला जाता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है या 100 पर गर्म करने पर यह जल के अणु को क्या कर देता है? त्याग कर देता है, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनता है। अब यहां पे समझो, जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, ठीक है, जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन पे, तो ये जो है गर्म होने के बाद ये इसके जल का जो अणु होता है, इसमें जो जल का अणु होता है वो क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ठीक है, और ये हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये बन जाता है। यही हो गया आपका उसका सूत्र। ठीक है, और CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका सूत्र है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये किसका सूत्र है? जिप्सम का है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ये भी आप कमेंट करके ही बताना। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए हम आपको दे दिए कमेंट करके बताने के लिए, ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, अब देखो, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग कब किया जाता है? जब आपका हाथ वाथ टूट जाएगा, कुछ पकड़ने में टूट गया, तो उसमें क्या जाता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए खिलौना बनता है, उसमें किया जाता है। सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। दीवार की सतह चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ओके, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलन का जल। ठीक है, क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब जब इसके अणु, जो डायरेक्ट मैंने आप लोग को बताया था, जब जल के अणु को बढ़ाया जाए तो उसे ही क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो क्रिस्टलन जो है, क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था। ओके, कहाँ पे भाई? यहाँ पे बताया था कि जल के अणु को बढ़ा दिया जाता है। कहाँ पे बताए थे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए थे ना आप लोग को। चलो भैया, हाँ, यहाँ पे बताए थे, वही चीजें हैं। ओके, आ जाओ भाई। ये आप लोग का जो पूरा अध्याय था कंप्लीट हो गया। कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? अगर पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।